ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज रिवीजन सेशन नंबर 4. ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी गई है, आई होप तुषार, मीनाक्षी, दिवेश, आप सभी लोगों ने उस इंफॉर्मेशन को समझा होगा और उसको रेफर करेंगे आप लोग. बहरहाल आज के क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केस स्टडीज विच आर गिवन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो बेसिकली कॉन्सेप्चुअली हम लोगों ने लगभग सारे टॉपिक देख लिए हैं. नाउ वी हैव टू डायरेक्टली रेफर टू दी केस स्टडीज. ये आपका जो मटेरियल आपके सामने दिख रहा है, दिस इज अ मटेरियल गिवन बाय ICAI एंड दिस इज फॉर द क्विक रेफरेंस. एग्जाम के पहले एक बार अगर आपको कम समय में पूरे बुक को, पूरे सिलेबस को रेफर करना है, उसको रेफर कर सकते हैं. हार्डली 41 पेजेस का ये है फॉर द एंटायर 100 मार्क्स. मतलब लॉ के लिए तो ये हार्डली 30 to 35 पेजेस का होगा, उससे ज्यादा पेजेस का ये नहीं है. तो उतने में आप सारी चीजों, सारी इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पे रेफर कर सकते हैं एंड इस पे आप डेड श्योर हो सकते हैं, इस पे आप रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा मटेरियल फ्रेम किया है आपके खुद के इंस्टीट्यूट ने. तो डेफिनेटली इसमें कोई चीजें एक्स्ट्रा, कोई चीजें कम या कोई चीजें से बाहर से नहीं आएंगी. ठीक है, तो दिस विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट योर एंटायर सिलेबस. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस पे हम लोग आ जाते हैं. जो सबसे पहला केस लॉ आपके सामने दिख रहा है, लेट मी जूम इट अ लिटिल बिट. ठीक है, वो है आपका कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. ठीक है, और यहां पे आपका सबसे अच्छी बात है कि एक ही जगह पे फैक्ट भी है और डिसीजन भी है, तो आपको किताब की तरह कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा. यहां पे डायरेक्टली आप फैक्ट को रेफर कर सकते हैं. यहां पे क्या हुआ था, कार्बोलिक बॉल स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है, एडवर्टाइज करती है इन सेवरल न्यूज़पेपर कि वो 100 यूरोस का रिवॉर्ड देगी टू एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा आफ्टर यूजिंग स्मोक बॉल्स प्रोड्यूस्ड बाय द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी अकॉर्डिंग टू अ प्रिंटेड डायरेक्शन. एक लेडी रहती है मिसेस कार्लिल, उन्होंने ये यूज किया और उसके बाद उनको इन्फ्लुएंजा हो गया. कोर्ट ने यहां क्या कहा, शी कुड रिकवर द अमाउंट बाय यूजिंग द स्मोक बॉल, शी हैड एक्सेप्टेड द ऑफर. कंपनी यहां ये कह के बच नहीं सकती है कि सर हमने तो वहां पे मिसेस कार्लिल को कोई ऑफर किया ही नहीं था, आपने जनरल ऑफर किया है, उसकी एक्सेप्टेंस कोई भी दे सकता है. और यहां पे इन्होंने एक्सेप्टेंस दी थी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. और देखिए इसी तरीके से आपका आंसर भी, केस राइटिंग, जब आंसर राइटिंग कर रहे होगे केस लॉ की, तो फ्रेम होगा इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशंस ऑफ द ऑफर. प्लीज आप लोग जब इस केस को रेफर करेंगे तो ये लाइन भी आप रेफर करेंगे, ऑफ द ऑफर कैन बी कंसीडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर. Until general offer is retracted or withdrawn, it can be accepted by anyone at any time as it is a continuing offer. ठीक है, this is how you are going to answer it. तो ये पर्टिकुलर रेफरेंस मटेरियल आपके वेबसाइट पे है, प्लीज इसको रेफर कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके प्रिपरेशन में. ठीक है, अगला केस जो हमारे सामने आता है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. जी सर, विदाउट एक्सेप्टेंस कैसे तुम आगे बढ़ोगे इस केस में? ऑफर एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, प्रॉमिस बिकम्स एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बिकम कॉन्ट्रैक्ट. बिल्कुल. तो एक्सेप्टेंस किस फॉर्म में गई है, यही तो यहां बताया है. सेक्शन 8 बताने का पर्पस क्या है, हम जाके मिसेस कार्लिल जाके कार्बोलिक कंपनी को नहीं बताएं कि उन्होंने एक्सेप्टेंस ली है, उन्होंने उस ऑफर के कंडीशंस को पूरा किया, दैट मींस शी हैज एक्सेप्टेड. एक्सेप्टेंस के फॉर्म हम लोग पढ़े थे सेक्शन 8 में, हम लोग ने देखा था एब्सोल्यूट अनकंडीशनल के बाद कि अगर वहां पे कोई कंडीशन दी गई हो, कंडीशन को फुलफिल किया जाता है तो वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. वही दोस्त आ गई, आज चली गई. हाँ, गौरी दत्त सेंड हिज सर्वेंट लालमन टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू. यहां नॉलेज ऑफ ऑफर की बात होगी. ठीक है, ही देन अनाउंस दैट एनीबॉडी हु ट्रेस हिज नेफ्यू would entitled to a certain reward. लालमन को उसका बच्चा मिल गया, but he was ignorance of this announcement. Subsequently उसको पता चलता है कि बच्चा मिलने पे पैसा मिलने वाला है. यहां पे कहा गया he is not entitled to the reward as he did not knew the offer. यहां पे lack of communication था. ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, when it comes into the knowledge of the promisee. क्लियर है, यही बात सेक्शन 4 को रेफर करते हुए along with the लालमन शुक्ला केस यहां पे लिखी गई है. और आखिरी में इसका कंक्लूजन भी लिखा गया है. इन लालमन शुक्ला केस द डिफेंडेंट्स नेफ्यू absconded from the home
The plaintiff, who was defendant's servant, was sent to search the missing boy. After the plaintiff had left in search of the boy, the defendant announced a reward of 501 to anyone who might find the boy. आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां आंसर किया गया है, जिस तरीके से इस केस को समझाया गया है. Try to keep your writing language in this form only in case of any kind of a factual description. जब आप किसी चीज को factually describe कर रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या लिखा, यहां पे लॉ लिखा है जो प्रोविजन है, फिर केस लिखा है, केस का नाम लिखोगे एंड देन इन द एंड ये कंक्लूड करोगे. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आंसर राइटिंग में ये चीजें अब वो ज्यादा है भी नहीं, कितने कम में इस पूरे आंसर को आप कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है. इसके बाद और क्या केसेस हैं? इनफैक्ट यहां पे और भी बातें लिखी गई हैं. When he come to know the reward which had been announced in his absence, he brought an action against the defendant to claim this reward. It was held that plaintiff was ignorant of the offer of the reward. His act of bringing the lost boy did not amount to acceptance of offer. खैर हम ये सोचते हैं कि ठीक है, अभी पढ़ रहे हो तो आपको ये केस समझ में आ रहा है. सोचो प्रैक्टिकली ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अ रियल केस, कोई हाइपोथेटिकल एग्जांपल तो है नहीं. किसी की जिंदगी में ये एक्चुअली में हुआ है कि किसी का बच्चा खो गया है, उसको ढूंढने के लिए किसी ने अपने सर्वेंट को भेजा है, फिर उसका बच्चा मिल जाता है. सर्वेंट को बाद में पता चलता है कि नाम मिलने वाला था बच्चा खोजने पे, और उसका खुद का मालिक जो अपने सर्वेंट को भेजा रहता है बच्चा खोजने के लिए, वो मना कर देता है पैसा देने से. मतलब अगर अभी तक आप लोग इस केस को फील नहीं कर पा रहे हो कि इस केस में क्या हुआ होगा सिनेरियो में, सोचिए उस घर की सिचुएशन क्या रही होगी, कितना ज्यादा ड्रामेटिक सिचुएशन रहा होगा. खैर, बोल्टन वर्सेस जॉन का केस एक है. इसमें क्या था? बोल्टन हैड टेकन ओवर द बिजनेस ऑफ द ब्रॉकलहस्ट, क्या है ये? ब्रॉकलहस्ट, with whom John had previous dealing. John sent an order for goods to Brocklehurst, which Bolton supplied without informing John that the business had changed hand. When John found out that the goods had not come to the Brocklehurst, he refused to pay them and was sued by the Bolton for the price. ठीक है. Again, यहाँ पे John is not liable to pay the good. It is a rule of law that offer made to a specific or a certain person can be accepted by only specified person. In fact, जब हम लोग इसको रिवीजन क्लास नंबर 1 में पढ़ रहे थे, हमने ये चीज पढ़ी हुई थी कि ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर हैज बीन मेड. ठीक है. तो जब उस पॉइंट को आप समझाएंगे तो बोल्टन वर्सेस जॉन को भी आप समझा देंगे. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? अच्छा, एक चीज यहां पे आपका प्लेंटिफ कौन होगा और डिफेंडेंट कौन होगा, ये कैसे आप जानोगे? जिस फॉर्मेट में ये लिखा गया है, ठीक है, इसी फॉर्मेट में केस चलता है ओरिजिनल कोर्ट में. ठीक है. जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन की कोर्ट होती है वहां पे प्लेंटिफ का नाम आगे होता है, डिफेंडेंट का नाम बाद में होता है. अपील पे डिपेंड करता है डिसीजन किसके अगेंस्ट आया है. ठीक है. जिसके अगेंस्ट डिसीजन आया होगा अपील में उसका नाम पहले हो जाएगा और डिफेंडेंट का नाम, मतलब जिसके फेवर में आया डिसीजन, तो यहां पर मिल सकते हैं अपील में जिसके अगेंस्ट आया होगा वर्सेस जिसके फेवर में आया होगा. प्लीज ये सब चीजें कंफ्यूज मत होइएगा. ज्यादा बेहतर होगा अगर नाम याद है तो नाम लिखिए, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में मत जाइए. ठीक है. कौन केस में प्लेंटिफ है कौन डिफेंडेंट है, इसमें ना जाके अगर आप डायरेक्टली नाम लिखते हैं जैसे कि यहां लिखा हुआ है. जी सर, ऐसे लिखा रहता है. नहीं, ये तो अपील में जाएंगे तब सर ना, जब आप किसी ऑब्वियस सी बात है अपील में जो जाएगा डेफिनेटली. अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें, द पर्सन हु मूव्स टू द कोर्ट उसका नाम पहले रहता है एंड द पर्सन हु डिफेंड हिमसेल्फ इन द कोर्ट उसका नाम बाद में रहता है. क्रिमिनल केसेस में आप देखोगे मैक्सिमम क्रिमिनल केसेस में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ओरिजिनल कोर्ट में होते हैं उसमें स्टेट का नाम पहले होता है, क्योंकि स्टेट इज दी पार्टी जो कोर्ट जाती है अगेंस्ट दी क्रिमिनल. जबकि वही केस जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो क्रिमिनल का नाम पहले हो जाता है, स्टेट का नाम बाद में हो जाता है, अगर क्रिमिनल के अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है तो. और अगर क्रिमिनल के फेवर में, मतलब अक्यूज के फेवर में अगर डिसीजन दिया गया है और स्टेट मूव कर रही है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो स्टेट का ही नाम फिर से आगे रहेगा.
ठीक है, तो अपील में हमेशा हम लोग कहां चले जाते हैं, अगेंस्ट या फेवर। नहीं, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उसके ऊपर होता है जो कि जस्टिस डिमांड, जो कि सिविल केसेस में जो हमेशा डैमेजेस को क्लेम कर रहा होता है, जो रिलीफ डिमांड कर रहा होता है, क्लेम कर रहा होता है, उसको प्रूफ करना होता है। देखिए एक चीज को समझिएगा, जब सिविल केसेस की बात करेंगे, ये सारे सिविल मैटर्स हैं, ठीक है, क्रिमिनल को बात बाहर करते हैं हम लोग, क्रिमिनल इज वेरी डिफरेंट। जब सिविल की हम बात कर रहे हैं तो केस कैसे होता है, नंबर वन, देयर इज सम काइंड ऑफ अ कॉज ऑफ एक्शन, जहां पे किसी का सिविल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, देन द पार्टी मूव टू द कोर्ट, दे फाइल अ प्लेंट, जो प्लेंट फाइल करता है उसको प्लेंटिफ कहते हैं। नाउ इन दैट प्लेंट तीन चीजें होती हैं, पहला इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पार्टीज एंड सब्जेक्ट मैटर, बेसिकली सब्जेक्ट मैटर दूसरा हो जाता है, तीसरा होता है कॉज ऑफ एक्शन, चौथा होता है रिलीफ क्लेम्ड, तो रिलीफ मांगा जाता है, ठीक है। अब यहां पे इस सिचुएशन में रिलीफ किसने मांगा है, प्लेंटिफ ने, तो प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा वो रिलीफ उसका कैसे एग्जिस्टेंस में आ रहा है। देन द रिलीफ इज क्लेम्ड अगेंस्ट द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट वहां पे अपना रिटन स्टेटमेंट देता है, अपने आप को बचाता है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लेंटिफ अपने क्लेम के फेवर में कोई एविडेंस रखेगा, तो उस एविडेंस को काउंटर करने के लिए डिफेंडेंट भी कोई एविडेंस वहां पे रख सकता है। अगर डिफेंडेंट कोई काउंटर एविडेंस नहीं रख रहा है, मतलब ये अलाउड है, चाहे तो वो ना रखे, तो कोर्ट एग्जामिन करेगी सिर्फ प्लेंटिफ के ही एविडेंस को, और एग्जामिनेशन पे अगर कोर्ट को लगता है प्लेंटिफ का एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो केस को वहीं पे डिसमिस किया जाएगा। अगर लगता है सही है तो फिर डिफेंडेंट को अपनी बात को रखने का मौका दिया जाएगा। नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्टेड टू दी डिफेंडेंट, डिफेंडेंट अपने आप को डिफेंड करे कि भाई उसके अगेंस्ट केस नहीं बनना चाहिए। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो हमेशा किसी भी केस में प्राइमा फेसियाई बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्लेंटिफ के ऊपर रहता है। अब कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं जैसे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में प्लेंटिफ कौन होगा, जो एक सुपरिटेंडेंट एक सब ऑर्डिनेट पार्टी होगा, वो सब ऑर्डिनेट पार्टी को जाकर प्रूफ नहीं करना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था कि नहीं। लॉ साफ साफ कह देता है ये किसको प्रूफ करना है, जो सुपीरियर पोजीशन में है वो। मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस पे बहुत स्पेसिफिकली क्या कह दिया गया है, द बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई ऑन दी डिफेंडेंट। जो आपका प्लेंटिफ होगा उस केस में वहां पे प्रिजम्पशन आ जाएगा। प्रिजम्पशन क्या आ जाएगा कि वो सब ऑर्डिनेट पोजीशन में है, तो वो मतलब प्रेशर में अनड्यू इन्फ्लुएंस में रहा ही होगा। ये प्रिजम्पशन बेस कर लिया जाएगा और वहां पे आंसर करने के लिए डिफेंडेंट के पास छोड़ दिया जाएगा कि डिफेंडेंट आगे प्रूव करे कि वहां पे प्रेशर नहीं था। समझ में आ रहा है। तो जहां जहां जर्नल रूल से अलग होगा वहां वहां लॉ अलग से बता देगा। अदरवाइज जर्नल रूल यही है कि प्लेंटिफ को ही वहां पे एविडेंस देना रहेगा। ठीक है, पीछे से ये सिंपल सी बात है सर कि यहां पे क्या हुआ, बोल्टन हैड टेकन ओवर द बिजनेस ऑफ वन ब्रोकलहर्स्ट। ब्रोकलहर्स्ट के बिजनेस को बोल्टन ने खरीद लिया। विथ whom जॉन हैड अ प्रीवियस डीलिंग। जॉन की एक पुरानी डीलिंग थी उसके साथ। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। जॉन सेंट एन ऑर्डर ऑफ फॉर गुड्स टू ब्रोकलहर्स्ट विच बोल्टन सप्लाई। ठीक है, आप समझिए, ये जॉन है, ये यहां पे बीच में आप ब्रोकलहर्स्ट को रख लीजिए। ठीक है, और यहां रख लीजिए बोल्टन को। बोल्टन ने इस बिजनेस को एक्वायर कर लिया, खरीद लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जॉन क्या कर सकता था, जॉन का यहां पे इसके संग एक प्रीवियस डीलिंग था, नया नहीं प्रीवियस। अब अगर मान लो अभी तो ये ब्रोकलहर्स्ट कोई बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस, अगर कंपनी होता तो यहां पे कौन सा रूल लग जाता, कंस्ट्रक्टिव नोटिस की इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, तो देखो कितने अच्छे तरीके से आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस और कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपस में एक दूसरे से मैच कर रहा है यहां पे। बट क्योंकि ये कंपनी नहीं थी, ये नॉर्मल बिजनेस था, इसलिए कंपनी लॉ को यहां नहीं लाते हम लोग। अब इस प्रीवियस डीलिंग के अंडर में जॉन ने कुछ सामान ऑर्डर किया, किससे, ब्रोकलहर्स्ट से, और बोल्टन ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रोकलहर्स्ट उस सामान को डिलीवर कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो। विदाउट इन्फॉर्मिंग जॉन दैट बिजनेस हैज चेंजेस दी हैंड। अब जॉन को पता चला कि जिसके संग वो बिजनेस कर रहा है वो सेम पार्टी नहीं है। अब सोचो, जो जॉन के बीच में और ब्रोकलहर्स्ट के बीच में, ठीक है, जो बिजनेस हुआ होगा, यहां पार्टी कोई दूसरी होगी और यहां पार्टी दूसरी। जैसे ही ब्रोकलहर्स्ट इसको एक्वायर कर लिया, पार्टी चेंज हो गई कि नहीं हो गई, पार्टी चेंज हो गई कि नहीं हो गई। तो जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है क्या वो एग्जिस्टेंस में है।
since the party has changed and with the new party there is no contract, तो उस केस में क्या जॉन को कोई पैसा देना पड़ेगा? यही पे बात आती है. When John found out that goods has been not come from Brocklehurst, he refused to pay for them and was sued by the Bolton for the price. Bolton ने इसके ऊपर केस किया, भाई हमने सामान भेजा है, पैसा दो. यहां पे क्या हुआ? John is not liable to pay for the good. John is not liable to liable to pay for the goods. It is a rule of the law that offer made to a specific or a certain person can be accepted by specified person. Person change, offer is not it. अब यहां पे आप लॉजिकली सोचो क्या हुआ होगा. क्या बोल्टन को गुड्स वापस नहीं मिले होंगे? जॉन उस गुड्स का यूज कर सकता है, एंजॉय कर सकता है? प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं कर सकता है. गुड्स भी वापस करने पड़े होंगे, कोई कंपनसेशन या डैमेज देने की जरूरत नहीं होगी. बस क्लियर है? कोई डाउट? इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और केसेस भी हैं. एक है हार्वी वर्सेस फेसी. जी सर, ब्रोकलहर्स्ट बिजनेस का नाम है. सर बात समझिए, ये नहीं, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि यहां पे एक्सेप्टेंस किसको देनी है? जॉन को देनी है, पता हो या ना हो. जॉन उसको ले लिया, बाद में पता चलता है कि नहीं दूसरी पार्टी थी, अब कह रहा है पैसा नहीं देंगे. यहां पे बोल्टन क्या कर सकता है? भाई पैसे के लिए केस किया, कोर्ट ने कहा नहीं भाई जॉन को पैसा देने की जरूरत नहीं है, बट जॉन के पास गुड्स तो गए हैं, गुड्स उसके हैं नहीं. अगर यहां पे आप थोड़ा सा हम आपको मल्टीवर्स में लेके चलते हैं, थोड़ा सा सोगा में जाइए. गुड्स ट्रांसफर बाय अ पर्सन हु इज नॉट एन ऑनर. ठीक है, तो क्या यहां पे गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं? क्या जॉन इनोसेंट बायर है? जब तक उसको नॉलेज में नहीं, तब तक तो इनोसेंट बायर है, तब तक तो ट्रांसफर होने चाहिए. बट द मोमेंट उसको नॉलेज में आ गया, इज नॉट एन इनोसेंट बायर एनीमोर, तो उसके पास ऑनरशिप भी नहीं आएगी. जब ऑनरशिप नहीं आएगी तो वापस करना पड़ेगा. तो गुड्स तो वापस होंगे ना सर, पैसा नहीं देना पड़ेगा. जॉन को आप किसी भी कंडीशन में पे करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते. पे करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, इसका क्या मतलब है? सिर्फ गुड्स की ही प्राइस नहीं, जो गुड्स के प्राइस से डिले हुआ, डैमेज हुआ, कंपनसेशन बना, कुछ भी नहीं पे करना है जॉन को, क्योंकि जॉन कभी कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं. किसके साथ? बोल्टन के साथ. क्लियर है? आइए, हार्वी वर्सेस फेसी. क्या केस है? इन दिस केस प्रीवी काउंसिल ब्रीफली एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर. यहां पे क्या था? In a given case, the plaintiff through telegram asked defendant two questions. Number one, will you sell us bumper, hall, pen and telegraph lowest cash price? अब यहां पे इसने एक लोएस्ट प्राइस दे दिया, कितना? 900 पाउंड्स का. ठीक है, अब यहां पे द प्लेंटिफ सेंड अनदर टेलीग्राम स्टेटिंग वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन एट 900. ये क्या होता है बम्पर हॉल पेन? कुछ बड़ी चीज होती होगी. 900 पाउंड की तो नॉर्मल पेन तो नहीं होगी, कोई जरूरत नहीं है. However, the defendant refused to sell the property at this price. The plaintiff sued that कि भाई हमने तो यहां पे ऑफर को एक्सेप्ट किया है. तो यहां पे कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, आप जो कोटेशन मिली है आपको, कोटेशन इज मेनली इन्विटेशन टू ऑफर. क्लियर है? जब भी इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर में डिफरेंस आएगा, जो कि आज के टेस्ट में भी था, आपको ये केस रेफर करना है एक पॉइंट में. ठीक है, साथ ही साथ ये वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है, ये सेम है. इन्विटेशन टू ट्रीट या इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? ठीक है जी सर. जी, will you sell the pen to sir? उसको पहले उसका आंसर देना चाहिए था. उसको अगर उसको बेचना है तो उसमें कोटेशन का उसने बस कोटेशन बता दिया. अरे यार तुम समझो, तुम किसी दुकान में जाते हो, किसी से सामान का दाम पूछते हो, उसने दाम बताया, तुमने कहा ठीक है इतने में खरीदेंगे, वो पलट गया, क्या तुम उसको बाउंड कर सकते हो? प्रैक्टिकली सोचो. क्यों? वो तो जो एक प्राइस बता रहा है, बाद में प्राइस से पलट के करनी, दूसरी प्राइस में बेचना है, उसकी मर्जी. अनलेस एंड सेल इज कंप्लीटेड, ही इज नॉट बाउंड टू सेल यू अ गुड. ठीक है, आइए, मेक पर्सन वर्सेस अपन्ना का केस है. क्या है? द ऑनर ऑफ अ प्रॉपर्टी सेड दैट ही वुड नॉट एक्सेप्ट लेस देन 6000 फॉर इट. क्या ये अपने आप में सेल है? ऑफर है, सॉरी, क्या ऑफर है ये? मैक्स क्या था? हार्वे वर्सेस फेसी. इसके बाद आता है आपका मैक पियर्सो वर्सेस अपन्ना.
ठीक है। अपन्ना, अपन्ना, अपन्ना नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा, अपन्ना मत लिख देना, ठीक है। एनीवेज, हाँ जी सर, कुछ लिखा है जिस क्या बात आपस में कर ले रहे हो तुम लोग वेबसाइट से? वेबसाइट किधर जाके? वेबसाइट पे जाके। एक काम करते हैं, आप में से कोई एक आदमी अपना ईमेल एड्रेस बताओ, क्योंकि वो जो है वो लॉक्ड वर्जन है, उस पर आप लोग कुछ एडिट कट कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे। ये अनलॉक वर्जन है, तो ये हम आपको ट्रांसफर कर देते हैं। अनलॉक करना बताए थे, मगर बहुत सारे लोग नहीं करेंगे जब तक डाउनलोड नहीं किए, वेबसाइट पे नहीं गए। आखिरी में बताना, ठीक है। इट वॉज हेल्ड दैट दिस स्टेटमेंट डिड नॉट इंडिकेट एनी ऑफर बट इंडिकेट ओनली इन्विटेशन टू ऑफर। इनफैक्ट तुषार, अगर तुम डाउनलोड नहीं कर पाओगे तो बता देना, या तुम अपना ईमेल आईडी यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख देना, तुमको भी साथ में ही हम सीसी कर देंगे, ठीक है। सर आप में तो किसी को दे देंगे, मिल जाएगा ना जितने ऑफलाइन में है। बाकी जो लोग उसको डाउनलोड करके अनलॉक कर सकते हैं, जिनको अनलॉक की जरूरत ही नहीं, बस डाउनलोड करके प्रिंट, क्योंकि अनलॉक्ड है तो ये प्रिंट भी नहीं हो पाएगा, अनफॉर्चुनेटली अनलॉक करना ही पड़ेगा प्रिंट के लिए। और किसी अगर अच्छे दुकान में आप नहीं गए तो परेशान रहेगा बेचारा दुकान वाला भी। ऐसे ही कि सारे मटेरियल लॉक्ड होते हैं। इनफैक्ट उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में। इसको अगर अपने नाम पे हम पब्लिश करके पढ़ाएं तो इट विल बी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। हम इसीलिए क्लास में इनिशियली पहले सेकंड में ही बोल दिया है कि मटेरियल किसका है, आईसीआई का, इंस्टीट्यूट का है, मेरा नहीं है, ठीक है। हम बस इसको रेफर कर रहे हैं। इसके बाद हैरिस वर्सेस निकलसन, इसका क्या है, एन ऑक्शनर। तुम कहते हो तुम अपना घर 6 लाख से कम में नहीं बेचोगे, तो तुम ऑफर कर रहे हो कि बस बता रहे हो? यहां पे भी यही कहा गया है। इसने कह दिया कि आई विल नॉट सेल माई प्रॉपर्टी इन लेस देन 6,000। इसका मतलब क्या है, ये क्या ऑफर है? आप 6,000 लेके पहुंच जाओगे, लीजिए 6,000, आपने कहा 6,000 कम में नहीं बेचेंगे, इन्विटेशन टू ऑफर, ऐसा ऑफर नहीं है ये। अब आप लेकर आइए बड़े ऑफर को। यही ऑक्शन में भी है, एन ऑक्शनर एडवर्टाइज इन न्यूज़पेपर दैट a sale of office furniture will be held on a particular date. Plaintiff with the intention to buy the furniture come at the distant place, but auction was cancelled. अब ऑक्शन क्या था? ऑक्शन अपने आप में क्या था? इन्विटेशन टू ऑफर। अब वो होगा नहीं होगा, हम बेचेंगे नहीं बेचेंगे, मेरी मर्जी है, नहीं बेचा, ठीक है। जैसे आप और कौन बाहर बैठा था? 2 लोग बाहर, क्यों? मीटिंग थी आप लोग की भी? अच्छा, क्या चीज? एक महीना और रुक जाते, एग्जाम के बाद पूछते। अच्छा, एप्पल पे कैसे आएगा? ओके, देखिए इस केस में हुआ क्या था। इट वॉज हेल्ड दैट plaintiff cannot file a suit against the auctioneer for his loss of time and expenses because advertisement were merely a declaration of intention to hold auction and not offer for sale। ठीक है, समझ में आ रहा है सत्या? आपको सत्या समझ में आ रहा है? पेज नंबर क्या, कहां नहीं मिल रहा, रुकिए। ओके, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ था तनिषा? द गुड्स वर डिस्प्लेड इन शॉप फॉर सेल विद प्राइस टैग। काउंटर से वहां से एक सामान आता है, काउंटर पे जाता है, काउंटर वाले को चेहरा पसंद नहीं आता, कहता है हम नहीं बेचेंगे। क्या वो मना? ठीक है, अब क्या मना कर सकते हैं? It was held that in this case it was held that display of goods along with price tag merely amount to invitation to treat। तो इसका मतलब है कि जो वहां पे काउंटर पे बैठा हुआ बंदा है वो मना कर सकता है, नहीं कर सकते मतलब दुकान उसकी है। सामान रहेगा, आप लेकर नहीं दे सकते। काउंटर पे गए, काउंटर वाला कहा कि उनको नहीं बेचेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। काउंटर वाले का सामान ही नहीं, सामान लेके
उसको शक्ल नहीं पसंद आई तब ऑब्वियस बात है, उसको नहीं बेचना है, उसकी मर्जी। आप समझिए, मान लीजिए संस्कार की एक शॉप है, ठीक है, वहां कोई गया या गई, उसने एक सामान पसंद किया या की, ठीक है, लेट्स से ड्रेस की है, ठीक है, कपड़ों की, ठीक है, क्या जायका, क्या आइका, क्या नाम है इसका, जारा, सॉरी हम, ठीक है, ठीक है। तो अब उसे अपने इंतकाम को दिखाना है, कह रहा सामान तुमको पूरे बनारस में जारा कोई ड्रेस नहीं पहनेगा तो तुम भी पहनोगी, तो जारा, ठीक है। तो क्या वो मना कर सकता है? प्राइस टैग के संग लगाता है सामान, फिर भी मना कर सकता है? इट वॉज मेडली एन इन्विटेशन टू ऑफर, इट वॉज नॉट एन ऑफर। सर बहुत पीटे जाएंगे, ऐसी हरकतों पे कंट्रोल रखिएगा, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट वुड अराइज ओनली व्हेन द ऑफर इज एक्सेप्टेड, हेंस देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट एंड कस्टमर हैड नो राइट टू स्यू दी, ठीक है। तो ये सारे केसेस आपके ऑफर के थे, आप लोगों ने अगर देख लिया है तो कुछ हम लोग और केसेस पे आगे बढ़े। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब ये एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर के रिगार्डिंग कुछ केसेस हैं। पहला है फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, ठीक है, बाइंडले। ओके, क्लास में सडनली कुछ ज्यादा लोग आ गए एकाएक, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक्चुअली 20 हो गए। क्या ठीक है, कुछ देर के लिए सही 20 तो हुए ना। अभी इसमें से हम देख रहे हैं, दिवेश शुरू से है, आदर्श शुरू से है, मनाली शुरू से है, नहीं शुरू से नहीं है, बाद में आई है, बट अगेन इसी बैच की है। मीनाक्षी शुरू से है, तुषार शुरू से है, तो मुकुंद अपने बीच में कोई था ना, मुकुंद अग्रवाल, मुकुंद अग्रवाल सर मेरा नाम बता चुके हैं हम। क्लास 12 का है, मतलब है ना, इस बैच का है ना, सी फाउंडेशन का। और एक है दिव्यांश गौरव, सॉरी नहीं होता तो आप लोग चला गया होता, तब तक है तो मतलब इसी बैच के हैं, ठीक है। तो इवेंचुअली 20 लोगों की क्लास ये मेरी चल रही है आज के दिन में। एनीवेज आइए, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। हाँ जी सर, आइए। F offered by letter to buy a nephew's horse, saying, "If I hear no more about it, I will consider the horse mine." The nephew did not reply, but he told the auctioneer not to sell that particular horse as he had sold it to his uncle. By mistake, auctioneer sold his horse. F sued for the conversion against his nephew. क्या होगा यहां पे, जरा बताओ फटाफट। F could not succeed as his nephew had not communicated. Mere silence does not amount to accept. ठीक है, जी बिल्कुल है, राइटिंग खराब नहीं होती मेरी, ठीक है। कार्बोलिक वाला केस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फिर आते हैं हम लोग न्यू वर्सेस। अब देखिए, कार्लिल के केस को कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में भी कवर किया है। तो आप जब भी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक एंड स्मोक बॉल कंपनी का केस पढ़ रहे होंगे, वहां मेंशन कीजिएगा, ये जर्नल ऑफर के साथ साथ एक्सेप्टेंस का केस भी बनता है। एनीवेज आगे आते हैं। M offered to sell his land to N for 280 pounds. N replied purporting to accept the offer but enclosed a check for $80 only. He promised to pay the balance of 200 by monthly installment of 50 each. क्या बताइए यहां पे एक्सेप्टेंस हुई है? It was held that N could not enforce his acceptance because it was not an unqualified. It was a qualified acceptance. Qualified acceptance का मतलब ऑफर था $280 लो और जमीन ले जाओ, आपने कह दिया सर 80 दे रहे हैं, बाकी हम पैसा देते रहेंगे,
ये एक्सेप्टेंस कैसी है? क्वालिफाइड है, कंडीशनल है। कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो सकती है क्या? कौन सा सेक्शन रेफर करेंगे हम लोग? 7-8, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7 था शायद, हमने लिख दिया है 7 है, एक्सेप्टेंस के लिए 7 है। एनीवेज, फिर आता है क्या? ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। आइए इस केस को भी देख लेते हैं। ब्रॉकडेन, a supplier, sent a draft agreement relating to a supply of coal to the manager of railway company, that is Metropolitan Railway, for his acceptance. Manager wrote the word approved on the same and put the draft agreement into the drawer of the table. क्या यहां पे किसी भी तरह का एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हुआ? तो यहां पे क्या है? Held that there was no contract as manager has not communicated the acceptance. कोई दिक्कत यहां तक? सर देखिए, केसेस आपको हम लिस्ट में लिखवाने का सोचे थे इनिशियली, बट जब मेरे को ये डॉक्यूमेंट दिखा तो मेरे को लगा यार कि क्या जरूरत है डबल मेहनत करने की। आपको भी जरूरत नहीं है, हमें भी नहीं जरूरत है। तो यहां पे सारे केसेस को हम लोग इस तरह पढ़ते रहेंगे। जहां पे केसेस रिपीट हुए वहां पे आपको ज्यादा कॉशन रखना है कि भाई एक केस दो अलग टॉपिक में है, तो उस आपको टॉपिक का नाम उस केस के रिगार्ड उस केस के कॉन्टेक्स्ट में याद करना है। ठीक है, इसके बाद लिली व्हाइट वर्सेस मनु स्वामी। तुषार, तुम्हारा केस आ गया। ठीक है, बहुत समय से इसका केस ये पेंडिंग पड़ा हुआ था। इनफैक्ट हमने क्लास में इस केस को डिस्कस भी किया था लास्ट में, बट अनफॉर्चुनेटली तुम उस क्लास में थे, बट उस समय शायद इंटरनेट इश्यू हो गया था तो तुम नहीं थे। ठीक है, तो अभी ये केस हम लोग देख लेते हैं, लिली व्हाइट वर्सेस मनु स्वामी। इसमें क्या हुआ? एक क्वेश्चन हर्षिता का भी, मतलब आई डोंट नो कि वो रिकॉर्डिंग भी अब देख रही होगी नहीं देख रही होगी, दिल्ली चली गई तो सब छूट ही गया होगा। बट इन केस अगर आप में से किसी की बात होती है उसको बताइएगा कि उसके केस का, उसके क्वेश्चन का सर ने आंसर क्लास में भी किया है, और अगर उसको आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से वो मेरे से कांटेक्ट करें। हर्षिता, कौन? सर ऐसा है ना सर कि ऐसी बात है ना सर कि बहुत सारे लोग हमें याद रहते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी रहते हैं। ठीक है, तो मेरे दिमाग में अब नाम आप ले रहे हो, नाम ही याद नहीं आ रहा तो चेहरे की तो बात ही अलग है। ठीक है, आइए लिली व्हाइट वर्सेस मनु स्वामी के केस पे आते हैं। प्लेंटिफ डिलीवर्ड सम क्लोथ्स टू ड्राई क्लीनर फॉर विच she received a laundry receipt containing a condition that in case of a loss customer would be entitled to 50% of market price of the value of article. अब जरा सा खुद सोचो, तो शायद तुम भी सोचो यहाँ पे कि अगर ये केस है कि कोई आपसे कहता है कि भाई मान लो लेट्स से आप अपना ड्रेस कहीं पे ड्राई क्लीनिंग के लिए या फिर किसी और तरह के ऑल्टरेशन के लिए देते हैं, और वो कहता है कि अगर आपका ड्रेस खो गया, खराब हो गया, आपको 15% ऑफ द एमआरपी उस ड्रेस का मिलेगा, और आपने क्या है, आपने लेट्स से कोई महंगी सी ब्रांड का नाम बताओ। कौन सा है? क्या नाम है? क्या नाम है? एक सेकंड, मेरा नाम मिला, बाकी सब नाम सुना हुआ था। कुछ ऐसे ही नाम वाला कोई कंपनी है, ब्रांड है। ठीक है यार, हम तो ये सोच रहे हैं कि हम ये ब्रांड डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे हम। क्या? ठीक है, तो अब लेट्स से आपने 5,000 की ड्रेस अपने पास रखी थी, क्या उसका 15% आपको रिटर्न होने की बात हो? ठीक है, क्या वो रीजनेबल है तुषार? आप खुद सोचिए। इस तरीके से तो हम क्या करेंगे कि ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस खोल लेंगे, सबका कपड़ा लेंगे, उनको 15% पे करेंगे और 50% में कहीं हम सेकंड हैंड में सेल करेंगे क्लोथ। अब ब्रांडेड कपड़े बिक जाते हैं। ठीक है, तो ये एक रीजनेबल कंडीशन है क्या? नहीं ना, सिंस इट इज नॉट इट सिंस हाँ, ये लुइस फिलिप्स भी अच्छी ब्रांड है। जिस ब्रांड को हम खरीद सकते हैं उसको हम अच्छा नहीं मानते पर्सनली। अच्छी वही ब्रांड है जो आपके बजट के बाहर हो। ठीक है, नहीं सर इतना नहीं है अभी उसके लिए समय है सर, जब मतलब ट्विटर भी करे कि बेकार है खरीद लेते हैं, उसके लिए बहुत समय है अभी। एनीवेज, उसके लिए मतलब कोई जैकपॉट लगना चाहिए, पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। एनीवेज, लिली व्हाइट वर्सेस मनु स्वामी। तो इसमें क्या होता है, इसमें 15% का जो ये क्लेम देने की बात होती है ऑफ मार्केट प्राइस, इट वाज हेल्ड
अनरीजनेबल। तो ये कंडीशन कैसी थी? अनरीजनेबल। और हम लोगों ने देखा है कि कंडीशंस कैसी होनी चाहिए? रीजनेबल। अगर ऑफर की कंडीशन रीजनेबल है तो ही उसको पूरा किया जाएगा। क्लियर है तुषार? यहां क्या कहा गया है? हेल्ड द टर्म वाज अनरीजनेबल एंड द प्लेंटिफ वाज एंटाइटल्ड टू रिकवर द फुल वैल्यू ऑफ द साड़ी फ्रॉम द ड्राई क्लीनर। सर एक्सेप्टेंस में तो कंडीशन लग ही नहीं सकती ना सर, कंडीशन लगेगी कहां? क्लियर है? चीजों को कई बार कॉस्टो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उनको इजी कर लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कुछ खास है नहीं, मतलब दम नहीं होती है चीजों में। आइए एक और केस आपके सामने आता है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। तुषार आई होप तुम्हारे इस केस, यार देखो एक चीज तो मतलब पता नहीं आप लोग इस चीज को कितना अप्रिशिएट करोगे या नहीं करोगे। आप लोग कभी भी किसी भी समय सवाल मेरे से किए हो और रीजनेबल सवाल है तो मेरे को 10 दिन 15 दिन बाद भी वो सवाल याद रहता है कि उसे आंसर करना है, तो हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं आंसर उसको जरूर करते हैं। एनीवेज, ये सही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अनअप्रिशिएटेड चली जाती हैं। आप अप्रिशिएट करते हो एक बड़े स्टेटमेंट से, ठीक है? दो ही लोग क्लास में ताली बजाए हैं, कुछ बोलेंगे नहीं हम, ठीक है? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। डी। सर अप्रिशिएट करने का मतलब ताली बजाना नहीं होता है, उस हिसाब से ट्रेन में अप्रिशिएट होते हुए जाते हैं आप लोग। नहीं ऐसे नहीं करना था अप्रिशिएट सर। अप्रिशिएट का मतलब ये होता है कि जब आप कभी भी, हाँ एग्जैक्टली, मतलब आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, आप जब अपनी तैयारी कर रहे हैं तो इन चीजों को दिमाग में रख सकते हैं कि इवेंचुअली हर स्टूडेंट, हर एक इंडिविजुअल, इनफैक्ट अगर हम भी हैं तो आप किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो, उसको देखते हो तो, और जिनको आप रोज बहुत करीब से देखते हो उनसे आप ज्यादा सीखते हो। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो कोई रिश्तेदार हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो एक फैकल्टी भी हो सकती है, ठीक है? तो इन दैट केस अप्रिशिएशन का मतलब होता है कि इन छोटी चीजों को, इन छोटी आदतों को आप लोग भी इंक्लूड करो। कम से कम बोल के भूलना मत सीखो। वादा मतलब प्रॉमिस विथ नॉट विथ नो इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट मत करो। तो ये सब चीजें गलत हो जाती है। तो उतनी चीजें भी सीखते हो, वो भी अप्रिशिएशन में आता है सर। 10 लोग के 20 तारीफ करो, वही अप्रिशिएशन नहीं है, वो भी है, वो भी कर सकते हो। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। B promised P to pay certain commission on article which would be sold through their agency in the market. Market was constructed by P at the design of C and not at the desire of D. Therefore, D was not bound to pay commission as it was without consideration and hence void. अब इस केस में इतना पढ़ के आप लोग कंफ्यूज हो गए, इसके लिए इसका डिटेल भी हमने पढ़ाया था। इनफैक्ट क्लास में मेरे को अच्छे से याद है, निखिल इस समय नहीं आ रहा है, निखिल से मेरी इस पे काफी देर तक आर्ग्यूमेंट भी हुई थी। एंड आर्ग्यूमेंट के साथ ही साथ ये भी हुआ था कि वो बहुत सारे जगह से पढ़ ले रहा है, ठीक है? तो इसीलिए उसको बहुत गलत इंफॉर्मेशन मिल रही है। सही इंफॉर्मेशन के लिए आपको सिर्फ एक जगह से पढ़ना है। इस केस का बहुत सिंपल सा फंडा ये है, भाई डी ने क्या कहा? पी से कहा कि भाई अगर तुम मेरे दुकान में कोई सामान लाके बेचोगे तो उसका कमीशन तुमको हम देंगे, ठीक है? अब जो दुकान है ये बनवाई जा रही है, अब समझो मेरी बात ध्यान समझना, डी एक पूरा मार्केट बनवा रहा है और पी से कह रहा है कि भाई तुम इस मार्केट में आके सेल करो और उसका एक कमीशन हमें दो, ठीक है? क्योंकि ये जो मार्केट है ये तुम्हारे लिए हमने बनवाया है। बट इन रियलिटी ये मार्केट किसके कहने बनता है? सी के कहने पे। तो पी का कोई कंसिडरेशन है ही नहीं। सिंस देयर इज नो कंसिडरेशन देयरफॉर देयर विल बी, सी का कंट्रीब्यूशन ही आप नहीं समझ रहे हो। मार्केट बना किससे कहने पे है? सी मांग सकता है कमीशन पी से, सी रेंट मांग सकता है, कमीशन मांग सकता है, डी नहीं मांग सकता। क्यों? डी ने पी के कहने पे कुछ नहीं किया है। एंड व्हाट इज कंसिडरेशन? एज पर सेक्शन 2D, व्हाट इज कंसिडरेशन? व्हेन एट अ डिजायर ऑफ, तो यहां पे क्या पी के डिजायर पे, प्रोमिसर के डिजायर पे, हु इज प्रॉमिसिंग टू पे कमीशन, डी ने कोई काम किया है क्या? जब डी ने कोई काम ही नहीं किया है तो पी कोई कमीशन उसको देगा। इज दैट क्लियर? अभी क्लियर है सत्यम? पक्का पक्का क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर है? देखो नहीं होगा तो दिक्कत नहीं है, बस एग्जाम में कुछ नंबर ही कम आएंगे। बता दोगे तो शायद वो भी ना आए, मतलब कम ना आए, ज्यादा ही आए, ठीक है? तो बता दो, डरो नहीं। आइए मेरा सबसे फेवरेट केस, चिन्नैया वर्सेस रमैया, ठीक है? ओल्ड लेडी अपनी प्रॉपर्टी किसको देती है? बेटी को। डायरेक्शन देती है कि किसको आप
पैसे दोगे? मेडर अंकल बाय द वे ऑफ, अरे किसी को भी दे दो, मतलब मैरिडल, मेरे भाई बहन को देना, ठीक है। ऑन द सेम डे डॉटर एग्जीक्यूटेड अ रिटर्न in writing in a favor of a material uncle and agreed to pay him annuity. The daughter did not, however, pay the annuity and the uncle sued for the recovery of it. सोचिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माइनर के खिलाफ कैसे केस कर सकते हैं? सर पढ़ तो आप लोग भी नहीं रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। और दिक्कत यह है कि जो रैंक की लिस्ट आती है हर बार, नाम बेटियों का ही ऊपर रह जाता है। तो सर मजाक आपका बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल होता है ना सर, ठीक है। अभी इस क्लास में जो बेटियां हैं वो शांत है, वरना मतलब अभी एक दूसरी तनीषा भी है, अगर आई होती तो आपको ज्यादा जवाब देती वो अकेले, ठीक है। चलिए, इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अंकल टू रिकवर। ये कंसिडरेशन में आप हमसे क्या मेंशन करोगे? प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन। हाँ जी सर, क्यों? कहां लिखा है डॉटर माइनर है? डॉटर जिंदगी भर माइनर ही रहेगी क्या? कब इस सोच से निकलोगे डॉटर इज इनकम्पिटेंट? डॉटर इज फुल्ली कॉम्पिटेंट, ठीक है। चलिए, नहीं तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला थॉट यही आया था, डॉटर है तो इनकम्पिटेंस तो कहीं ना कहीं से होगा। ऐसे नहीं होता है सर, डॉटर इज फुली कॉम्पिटेंट। आइए इसके बाद, आइए क्योंकि माइनर की बात हो ही गई है तो माइनर पे भी हम लोग देख लेते हैं। मोरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ द एंटायर। से वो लेने गया था, वो मिला कि नहीं? धर्मोदास में केस ही नहीं है सर, मोरी बीवी धर्मोदास में कंप्यूटर था ही नहीं उस समय, बहुत पुराना केस है। तो यहां पे क्या है, माइनर ने पैसे ले लिए किससे? बी से, और सिक्योरिटी भी कुछ सामान रखा। जब वो मेजर एज का हुआ तो वहां पे उसने कह दिया कि भाई कोई उधार था ही नहीं और हम कुछ भी सिक्योरिटी में नहीं देंगे, मेरा सामान वापस कराया जाए। तो यहां पे क्या कहा गया कि माइनरिज्म किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वॉइड ab initio, और बी किसी भी तरह का रिकवरी नहीं कर सकता, नाइदर फ्रॉम द सिक्योरिटी नाइदर फ्रॉम द माइनर, ठीक है। इसके अलावा सेन दास वर्सेस रामचंद्र का केस, रामचंद्र का केस है। रामचंद्र के केस में क्या कहा गया था? वेयर देयर वाज अ जॉइंट परचेज बाय टू परचेजर, वन ऑफ देम वाज माइनर। इट वाज हेल्ड दैट द वेंडर कुड enforce contract against the major but not against the minor, ठीक है। सर आप और कोई एक माइनर व्यक्ति चला गया सामान खरीदने, ठीक है, सामान खरीद लिया, पैसा नहीं दिया, दुकानदार किससे पैसा वसूलेगा? बस ये आपको कहां कहा गया है? सेन दास वर्सेस रामचंद्र। इसके बाद और केसेस में हम लोग देखते हैं, एक रेलेवेंट केस अभी और आएगा आपको, वो आएगा विद रिगार्ड टू दी अनड्यू इन्फ्लुएंस। प्लीज इस केस को इंपॉर्टेंट टिक कीजिएगा। कृपा राम वर्सेस समीर उद्दीन का केस है, ठीक है। खान साहब कह लीजिए, अ यूथ ऑफ 18 ईयर एज spent thrift and drunkard borrowed 90,000 on a bond bearing compound interest of 2% mensual। एक सेकंड जूम कर देते हैं। ठीक है, it was held by the court that transaction was unconsensual, the rate of interest charge being so exorbitant। अब देखो यहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस के बाद इस केस को दे दिया है, बट लॉजिकली इट वाज नॉट एग्जैक्टली अ केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। बेसिकली इट वाज अ केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब हम इसको कैसे इसको कहें, आप लोगों ने अनड्यू इन्फ्लुएंस में सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 का एक दूसरा पार्ट पढ़ा होगा कि एनीवन हु इज अंडर अ बॉडली और मेंटली डिस्ट्रेस। यहां पे यही है, यहां पे वो बॉडली या मेंटली डिस्ट्रेस में था जिस समय ये ट्रांजैक्शन हुआ, और उससे क्या किया गया, 90,000 का एक बॉन्ड साइन कराया गया एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2% पर मंथ, ठीक है, पर मंथ। इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट ट्रांजैक्शन वाज अनकंसाइनेबल। थ्रेफ्ट का मतलब यार होता है
अनसाउंड माइंड कहीं इसलिए कह रहे हैं ना कि एग्जैक्टली आप उसको डायरेक्टली अंडर इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं ला सकते हो, बेसिकली अनसाउंड माइंड में उसको आना चाहिए, बट बॉडीली डिस्ट्रेस होने के कारण ये आ रहा है कहां पे, बिकॉज इस केस के पूरे फैक्ट नहीं लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार इसको हम लोग गूगल पे भी देख लेंगे कुछ देर में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा इस केस में क्या हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये केस दिया है अंडर इन्फ्लुएंस में, इसलिए हम इसको कहीं उसके बाहर के डोमेन में नहीं ले जाना चाह रहे हैं। आइए अब कुछ केसेस और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। और कृपा राम वर्सेस खान साहब का केस आपको याद रखना है, अभी हम उसको देखते हैं, ठीक है। कुछ और केसेस भी हैं, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। वर्ड वर्सेस हॉप्स, क्या है ये केस? एच सोल्ड टू डब्ल्यू सम पिग्स सफरिंग फ्रॉम फीवर और पिग्स वर सोल्ड विथ और फॉल्ट्स, एच डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ फीवर टू डब्ल्यू। यहां पे क्या कहा गया? देयर वाज नो। भाई यहां पे पहले ही बता दिया गया सारी खराबियों को सम बेच रहे हैं, अब हर एक खराबी को पॉइंट आउट करके थोड़ी ना बताएंगे। इसी तरीके से पीक वर्सेस गर्नी, इसमें क्या था? प्रोस्पेक्टस इशूड बाय अ कंपनी, अगेन इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। प्रोस्पेक्टस इशूड बाय कंपनी डिड नॉट रेफर द एक्जिस्टेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट डिस्क्लोजिंग लायबिलिटी, द इंप्रेशन thereby created that the company was prosperous one, which actually was not the case. यहां पे क्या कहा गया? It was suppression of truth and it was very active concealment. इस वर्ड की भी हम यूज करेंगे। सर बात क्या है कि एक्टिव कंसीलमेंट, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कोई भी इन्वेस्टर या डेक्रेटर ये देखेगा कि कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, क्या वो 2:1 या 1.33% से ज्यादा कि कम। अगर आपने इस बात को छुपा लिया कि आपकी लायबिलिटी क्या है, तो बेसिकली यू आर एक्टिवली कंसीलिंग अ फैक्ट एंड दैट अमाउंट टू अ फ्रॉड। अच्छा देखो, इंटेंशन की बात यहां नहीं किया है, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यू कैन नॉट फ्रेम अ इंटेंशन ऑफ अ कंपनी, इंटेंशन किसी इंसान की होगी, बट जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या रेलिवेंट ऑफिसर्स हैं वो साफ साफ दिख रहा है, इन ऑर्डर टू रेज एक्स्ट्रा मनी और टेक समथिंग इन क्रेडिट फ्रॉम द क्रेडिटर, they are intentionally hiding this very important fact, therefore it will be an fraud. इसके बाद फिर क्या आता है? River versus Campbell Straw. A broker was asked to buy share for client, he sold his own share without disclosing this fact, held client was entitled to avoid contract or affirm it a right to claim secret profit made by the भाई जितना इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको बिना बताए वो अपने मन से कोई ट्रांजेक्शन किया जिसके बेसिस पे वो प्रॉफिट बना रहा है एट द कॉस्ट ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट वहां पे अपना पैसा वापस मांग सकता है या फिर जो सीक्रेट प्रॉफिट हुआ है वो भी मांग सकता है, क्योंकि यहां पे एजेंट का या ब्रोकर का साफ साफ एक इम्प्रॉपर एक इंटेंशन दिख रहा है जहां पे वो फ्रॉड कमिट कर रहा है। सब करते हैं सर, आपका ब्रोकर अगर आपसे बिना पूछे कोई काम कर दे, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करोगे? सिंपल सी बात है, ब्रोकर को पैसा दिया गया कुछ शेयर खरीदने के लिए, ब्रोकर ने शेयर खरीदा और अपना शेयर बेच दिया। अपना शेयर किसको बेच दिया? समझो, ब्रोकर ने अपना शेयर बेच दिया किसको? क्लाइंट को एट द हायर कॉस्ट। ब्रोकर अपने क्लाइंट से प्रॉफिट कमा रहा है तो क्लाइंट अपना पैसा वापस मांग सकता है ना, फ्रॉड है ना सर ये, ठीक है। इसके बाद और कोई केस इस पेज में और कोई केस नहीं था सर। आज तो सर अभी तो आप कहेंगे नहीं सर 4 बजे तक आधा घंटा बाकी है 4 बजने में। दैट इज अ गुड पॉइंट। हम ठीक है अब यहां से केस नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को, इनफैक्ट मेरे को केस अब दिख भी नहीं रहा है सर। अपने मन से रेफर नहीं करना है, ये नहीं कि एग्जाम में पढ़ के गए तो रेफर कर दिया जाए, बीकॉम का पेपर नहीं है, पूछेगा तो बताना है, ठीक है। हम इस डॉक्यूमेंट को दिखाने के पीछे पर्पस ही ये था, जब हम कहे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की रहेगी, आपको एक प्रॉपर राइटिंग स्टाइल दिख रहा है और आप इस स्टाइल को फॉलो करेंगे अपने आंसर्स में भी, आने वाले टेस्ट में भी, आने वाले एग्जाम में भी। और ये राइटिंग स्टाइल आपको आपका इंस्टीट्यूट बता रहा है, वो नंबर नहीं काट सकता इस पे, ठीक है। तो आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन यहां से मिलेगा इस पर्टिकुलर बुक से। और हमें बड़ा अच्छा लगा है, विनम ने एक काम तो अच्छा किया है कि किसी को इसके बारे में बताया नहीं था, तो कुछ लोगों के लिए नया डॉक्यूमेंट बना रहा है, ठीक है। देखिए सर, अगर
हम लोग क्वेश्चन पूछेगा अगर तो हम लोग इसको में लिख सकते हैं कि मतलब कि अगर सर वैसे देखा जाए ना सर, तो सिर्फ 2 ही केस और हैं जो मेरे को बताने हैं, बेसिकली 2 बस सर। सर ऐसा है कि सिर्फ 3 केसेस और डिस्कस करने हैं इस चैप्टर को एंड करने के लिए, तो कोई मतलब नहीं है 3 केसेस के लिए छोड़ने का, ठीक है। और इस पर्टिकुलर रेफरेंस में आपके सारे केसेस बुक के ही दिए हुए हैं, तो सारे कवर हो जाएंगे। आइए फटाफट। और फर्स्ट तो मेरे को ये बताओ, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा, तुम कैसे कह रहे हो सर आप केसेस बता रहे हैं, नाम याद नहीं होगा। ये तो याद होना चाहिए था। रिवीजन का पर्पस ये है कि आपको सिर्फ रिवाइज कराया जा रहा है, ब्रशअप कराया जा रहा है। फिर आप नहीं समझ रहे हो सर, ये तो याद होना चाहिए कि रिवीजन का पार्ट है, ब्रशअप कराया जा रहा है सिर्फ। अब इसे हेडले वर्सेस बैक्सेंडल, ये तो इंपॉर्टेंट केस है सर, आटा चक्की वाला तो इंपॉर्टेंट है ना सर, इसको तो आप नहीं कह सकते कि सर ये याद नहीं है। आटा चक्की भेज दिए, 2 की जगह 7 दिन में आया है, तो क्लास में पढ़ाया हुआ था, कई बार डिस्कस भी हुआ है। फिर उसने कहा 5 दिन का एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, क्या कोरियर वाला लाइबल होगा उस 5 दिन के एक्स्ट्रा लॉस के लिए? नहीं होगा। रिवीजन में तो इतना ही बताया जाता है, तो हम रीड कर दे रहे हैं आपके लिए पूरा, वो मेरी मर्जी है सर। वो एक्स्ट्रा 5 दिन के बंद रहने के कारण जो लॉस हुआ वो पे नहीं करेगा, क्योंकि ये बताया नहीं गया था, डैमेज के बारे में ये डिस्क्लोजर नहीं दिया गया था, ठीक है। द कोड हेल्ड दैट P was entitled only to the ordinary damage and D was not liable for any loss of profit because the only information given by P to D was that the article to be carried was broken shaft of the mill and it was not made known to them that the delay would result in the loss of profit। तो क्लास इनफैक्ट मेरे को भी याद है कि क्रैंक सॉफ्ट का मतलब हम लोग सर्च कर रहे थे, तो उसमें भी आया था आटा चक्की वाला, और क्लास में ये प्राचीन ने बताया था, मेरे को अभी भी याद है। मोबाइल में चेक करके उसने था तो आटा चक्की वाला मोबाइल में ही आ रहा था। हम तो 2-3 बच्चों का चेहरा याद आ रहा है, वो कहां बैठे थे। निखिल ये सेकंड टेबल पे बैठा था, प्राची तो मतलब एज यूजुअल उसका फर्स्ट टेबल है, ठीक है सर। आप भी आ गए, यहां कोने में बैठे थे, इधर हर्षिता बैठी थी, उसके बगल में एक लड़का बैठा था, वो है। तो हम आपको बस डिटेल बता रहे थे, तो ऐसा नहीं मेरे को याद नहीं है। और यहां पे याद है हमको ये केस आते आते ये दोनों लोग छवि और भाव्या आगे से धीरे पीछे जा रहे थे, ठीक है। तो वो भी मुझे याद है, इसको भी हम पॉइंट आउट इसी बीच में किए थे। अनुपमा और अंजलि इधर पीछे बैठी थी। सर ऐसे तो याद रहना चाहिए, आप कैसे याद नहीं रख सकते हैं सर आपका वो कोना ही था, वो दीवार जहां पे इस समय विनम्र बैठा है उसके पीछे तनिषा जहां बैठी है, या उसके आगे, मतलब उधर ही थे आप। एनीवेज आइए, गिब्सन वर्सेस वेस्टमिनिस्टर बैंक क्या है सर? 10 मिनट, 3 केसेस और हैं इसके बाद बस। द बिजनेस मैन whose credit was suffered get exemplary damages even if he sustained no pecuniary loss। ये हमने पढ़ा था कि भाई ये रेपुटेशनल डैमेज के लिए आपको मिलता है। और ये केस, अगर इस केस के बारे में हम बताएं, इसको मेरे ख्याल से सुशांत को हमने दिया था इस पर डिटेल पूरा बताने के लिए, यहां खड़े हुए प्रेजेंटेशन दे रहा था, अमेरिका बैंक और पता नहीं क्या क्या कहानी सुनाया था। हम वहां पीछे बैठे थे जहां इस समय विनम्र बैठा है। कहानी सही सुनाया था, हम तो कई गलत सुनाए थे, हमने कहानी सुनाए थे कई सारी, पूरा डिटेल। फिर भी क्लास में ठीक ठाक लोग थे, आप लोग नहीं आए होंगे, फिर भी ठीक ठाक, क्योंकि हम बैठे थे जहां बैठा है इस समय विनम्र, और यहां से खड़े होकर पूरी कहानी सुनाया था। तो आप लोग कैसे क्लास में जब इतना डिटेल होकर डिस्कशन हुआ है कैसे भूल सकते हैं? तो याद रहने वाली चीज है ना सर। तनीषा उसके पहले, इससे पहले तनीषा आगे बोल गई थी, तनीषा से बोली थी हम यहीं बैठे थे, तो तनीषा तुम्हारे बात बोली थी, उसी दिन बोली थी, मगर वो जब तनीषा बोली तो हम यहां आके बैठ चुके थे, क्योंकि उसको हम ज्यादा बोलने नहीं थे, भगा देते जल्दी। आइए एनीवेज, नहीं यार, आप में से कोई भी भगवान ना करे अगले अटेम्प्ट में मिले सब लोग पास हो जाओ। अनफॉर्चुनेटली सच्चाई ये है कि अगर आप सब लोग पास हो रहे हो तो बनारस का 100% रिजल्ट हम लोग दे रहे हैं, फिर कोई और इंस्टीट्यूट रिजल्ट नहीं दे रहा है। एक कड़वी सच्चाई है, 20 से 25%, 30% रिजल्ट जाने वाली, वो एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप सभी लोगों में ये पोटेंशियल है,
और ये हम हर बैच के लिए नहीं बोलते हैं, मतलब ऐसा मत सोचिए सर तो हर बैच के लिए बोल के चले जाते होंगे। बहुत सारे मतलब हम तो उन फैकल्टीज में से हैं जिनसे बच्चे पूछने आए और हमने ये कह दिया CS छोड़ दो, मतलब उसके बाद भी कॉन्ट्रोवर्सीज काफी हुई है कि सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं वो भी पढ़ाने के बाद, ठीक है, नहीं CS, ठीक है। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे सिंपल सा है कि हम इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले में से एक है जहां पे अगर मेरे को लगता है कि आप में से कोई पास नहीं हो पाएगा तो हम 2 सेकंड का समय भी नहीं लगाएंगे मुंह पे आगे बोलने में कि आप पास नहीं हो सकते हो। कुछ के लिए हमने अपनी असेसमेंट रिजर्व रखी है, कुछ के लिए हमें 100% उम्मीद है कि उनका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और कुछ के लिए मेरे को पोटेंशियल दिख रहा है। बात बस यही है कि पोटेंशियल कितना यूज हो पाता है। अगर आप पोटेंशियल यूज नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली गलती आपकी है, ठीक है। पोटेंशियल आप में है, डेफिनेटली पोटेंशियल। सर हम अभी किसी का नाम नहीं लेंगे किसमें हमें पोटेंशियल दिखता है, किसमें हमें 100% उम्मीद है। और टचवुड ऐसा एक मेरा रिकॉर्ड रहा है कि आप यहां पे जाके पूछ सकते हैं मैनेजमेंट टीम से भी, जब भी हम बता देते हैं कि इतने ये बच्चे पास हो जाएंगे वो हो जाते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो ये है, और जिसमें हमें लगता है जिसको हम अभी रिजर्व रखे हैं अपने डिसीजन के लिए, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, बस हम एक समय देख रहे हैं कि पढ़ना कब शुरू करते हैं। भाई जब डिस्कशन होती है समझ में आ जाता है कि अगला पढ़ रहा है, अब अगला पढ़ेगा ही नहीं, हम बोले नहीं तुम पास हो जाओगे, अब तुम कहोगे सर आपकी बात हम गलत साबित करके दिखाते हैं, तो मेरे हाथ में है ही नहीं ना सब कुछ, ठीक है। तो यहां पे ये भी एक बड़ा फैक्ट होता है कि आप प्रूव करके दिखा। अब हम बस ऑब्जर्वेशन में है, बाय द नेक्स्ट मंथ अभी हमें ऐसा कुछ कोई भी इंडिकेशन मिलता है कहीं से भी कि ये इंडिविजुअल पढ़ नहीं रहा है, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू कम अप एंड से भाई तुम पास नहीं हो पाओगे, छोड़ दो यार। ये सब इंफॉर्मेशन हमको लगता है ये सब इंफॉर्मेशन हम पता करते भी होंगे, हाँ? अच्छा LAC का अंकित सर का जो करवा रहे होंगे मुझे नहीं पता, जो हम करवा रहे हो अलग है, हमें नहीं पता, हमको उनके सर ने नहीं बताया है। आइए इस तरह के डिस्कशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, क्या लिखा हुआ है? एस अ गवर्नमेंट सर्वेंट वाज कंपल्सरी रिटायर्ड बाय द गवर्नमेंट, ही फाइल्ड अ रिट पिटीशन। कंपल्सरी रिटायर्ड, देखिए कितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है और इस पे काफी डिस्कशन भी हुई है। क्या किसी को कंपल्सरी आप रिटायर कर सकते हो, आया ना? तो अपील वाज डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट एंड एस वाज डायरेक्टेड टू रिटर्न द सैलरी पेड टू हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रीइंस्टेटमेंट। यहां सिंपल सी बात क्या कही गई? ही फाइल्ड अ रिट पिटीशन टू ऑब्टेन अ इंजंक्शन, इंजंक्शन मतलब होता है स्टे ऑर्डर अगेंस्ट द ऑर्डर। ही वाज रीइंस्टेटेड एंड वाज पेड सैलरी बट was given no work, and in the meantime government went for the appeal. In appeal the appeal was decided in the favor of government. अब यहां पे आप मेरी बात ध्यान समझिएगा, जितने समय के लिए उसको सैलरी मिली आफ्टर हिज कंपल्सरी रिटायरमेंट एंड टिल द डिसीजन ऑफ द अपील, बीच में जितना समय भी गया, क्या उसकी सैलरी उसको वापस करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट लॉस पे नहीं जा सकती है। जी सर, एक सेकंड केस समझा दे पहले हम। हाँ, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, वहीं आएगा। अब समझो क्या है, एक इंसान को जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया। रिटायर होने के बाद वो गया केस करने कि पहला केस जब सिविल कोर्ट में, जब सबसे लोअर कोर्ट होती है, उसमें जब केस किया तो वो जीत गया, उसको दोबारा नौकरी पर रख दिया गया। जब दोबारा नौकरी पर रख दिया गया तो उसको भाई सैलरी भी मिलने लगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। जब सैलरी मिलने लगी तो उसको मगर काम नहीं दिया गया, वो रोज ऑफिस में आता। एक अपने आप में आयरनी है, गवर्नमेंट ऑफिसर, सैलरी मिल रही है, काम नहीं दिया गया। दिया भी जाता तो गवर्नमेंट ऑफिसर कौन से काम करते हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, उसको सैलरी दी गई बट काम नहीं दिया गया। और मीनवाइल जो गवर्नमेंट थी वो अपील में गई हायर कोर्ट में, ठीक है। जब हायर कोर्ट में अपील हुआ तो अपील में डिसीजन आया कि उसको रिटायरमेंट का जो डिसीजन था वो सही था। तो बीच में जो वो पैसा पाया है क्या वो सही है? वापस करना पड़ेगा ना। और क्या तुम बताए हो प्रोविजन? कॉस्ट ऑफ 64। इसके बाद हॉलन वर्सेस हॉलर, LR एंड HL, इतना नाम याद रखने जो नहीं है, हॉलन वर्सेस हॉलर का नाम भी बस याद रखेंगे आप लोग। H पिक अप अ डायमंड ऑन द फ्लोर ऑफ F शॉप एंड हैंडेड ओवर टू दी। ये भी कितना अच्छा केस है, हमने ये बगल में चेकमणी का एग्जांपल दिया था, हमें याद है कि आपको एक मिला डायमंड रिंग, कुछ भी, आप गए वापस कर दिए, कोई उसको लेने नहीं आया, क्या आप जाके दुकान वाले से वापस मांग सकते हो? बिल्कुल मांग सकते हैं सर, नहीं मतलब कैसे?
हेल्ड एफ मस्ट रिटर्न द डायमंड टू दी एच। फाइंडर ऑफ द गुड बिल्कुल मांग सकते हैं। ट्रू ऑनर को मिल गया होता तब नहीं मांगते, ट्रू ऑनर को भी ना मिला है तो जिसको मिला है गुड्स उसका है फिलहाल। उसने दिया किसी थर्ड अथॉरिटी को, कोई आएगा उसको वापस कर दीजिएगा, कोई नहीं आया तो वो गुड्स जिसको मिला है जो फाइंडर है उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा वो ये केसेस डिस्कस हो गए क्लास में, वरना ये सब तो बड़ी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक आप लोग करके आते हैं। सर पुलिस ऑफिस में देने के बाद कुछ मिल जाए तो बात अलग है, तो ले सकते हैं। आखिरी केस इस क्लास का, इस चैप्टर का है और आज के सेशन का है, वो है त्रिकान दास वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या है, ट्रैम्प कार में घूमने के लिए इसने एक टिकट लिया, टी वॉज ट्रैवलिंग, सॉरी विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहा था, जिसके ऊपर कितने की प्राइस लगी, 5 रुपए की, और इसके लिए इसने केस कर दिया। टी फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन फॉर रिकवरी ऑन अ ग्राउंड दैट इट वाज एक्सटॉर्टेड फ्रॉम हिम। वो बिना टिकट के घूम रहा था ट्राम में। ट्राम आप लोग अभी कलकत्ता गए हैं? हाँ, ट्राम में घुमा होगा ना, टिकट लगती है उसमें। ठीक है, उससे चलती हुई ट्राम से उतर जाओ चढ़ जाओ फर्क ही नहीं पड़ता यार। हम लोग तो 2009 में पहली बार गए थे और 2009 में अपने 3 जूनियर, मतलब हम खुद भी उस समय क्लास 9th में थे और नहीं क्लास 10th में थे, और उस समय अपने 3 जूनियर को लेकर अकेले चले गए थे, कोई फैकल्टी कोई टीचर नहीं हम लोग के साथ। तो हम लोग ट्राम में से घूमते थे, दौड़ते चढ़ते रहते थे। तो टिकट नहीं मिलने पे पेनाल्टी लगती है, पेनाल्टी लगी। अब टी ने केस किया कि उससे पेनाल्टी नहीं ली गई है, उससे एक्सटॉर्शन किया गया है। जब भी आप बिना टिकट के पाए जाओगे इस तरह के जगह पे, आपसे प्यार से कोई पैसा नहीं मांगेगा। ठीक है सर, ट्रेन की बात अलग हो जाती है। ट्रेन में जो टीटी होता है पढ़ा लिखा होता है, वो बहुत पढ़ा लिखा होता है, उसको तमीज होती है, कुछ कुछ आते हैं उसमें भी, बट मैक्सिमम तमीज वाले होते हैं। वो पहले आपसे प्यार से बात करेंगे, जब आप बदतमीजी करोगे या उल्टी सीधी बात करोगे तो वो गुस्साएंगे। ठीक है, नहीं सर, ये आप हर टीटी पे इस तरह का एलिगेशन नहीं लगा सकते। बहुत सारे ऑनेस्ट टीटी। जी सर, अच्छा आप तो इमीडिएट टिकट बनवा सकते हैं, वहां पे टीटी को पैसा देके टिकट बन सकती है। द सूट वॉज डिक्रीड इन हिज फेवर। क्या कहा गया कि आप उस पर पेनाल्टी लगा सकते हैं, पेनाल्टी वो पे करेगा, उससे आप छीन नहीं, जबरदस्ती पेनाल्टी आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 74। ठीक है, ये सेक्शंस रेफर कीजिएगा, ये केसेस रेफर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। अगर कल आप लोग आएंगे तो कल हम लोग करेंगे सेल ऑफ गुड एक्ट। कल सेल ऑफ गुड एक्ट के लिए भी, क्योंकि अभी ये पर्टिकुलर मटेरियल को हम पूरा गो थ्रू किए, मेरे को एक चीज समझ में आई कि दिस मटेरियल इज क्वाइट गुड फॉर द रिवीजन। तो कल बेरक के साथ ये मटेरियल हम लोग इक्वली रेफर करेंगे। ठीक है, पक्का 2 बजे नॉर्मल। आप लोग की 2 बजे से पहले कोई क्लास है? आपका एग्जाम कब खत्म हो रहा है, कितने बजे? 9 से 10:30। तो अगर 11 साढ़े 11 बजे क्लास रखी जाए तो 11:30 बजे, तो 11:30 से फिर हम लंबी क्लास रखेंगे, 11:30 से 3:30, या 12 से 3 रखा जाए कल। अगर इकोनॉमिक्स नहीं चलती है तो इसके अलावा इसी में अगर आप देखो, ध्यान से देखोगे, कुछ इधर लो, इधर देखो, इधर देखो, पहले एक बार देख लो फटाफट। अगर इसमें ध्यान से देखोगे, यहां पे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे फॉर्म ऑफ डिस्चार्ज कर हम लोगों ने पढ़ लिए थे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक्चुअल और एंटिसिपेटेड हो सकता है। ठीक है, और इसमें आपका डैमेजेस, ये सारे डैमेजेस, इसमें से किसी डैमेज में आपको प्रॉब्लम है क्या? ऑर्डिनरी, स्पेशल? सर एक्चुअल ब्रीच मतलब क्या? परफॉर्मेंस नहीं की गई, आपका ब्रीच हो गया ऑन ड्यू डेट। 39 में ही ये भी कवर होता है सर। ठीक है, 39 का ही इसका आप मानेंगे। इसके बाद रेमेडी कौन कौन सी अवेलेबल है? नॉमिनल डैमेजेस मतलब नाम मात्र का डैमेज, मतलब आपको ऑलमोस्ट नो डैमेज हुआ है बट वो लीगली आपका डैमेज है।
एग्जांपल एक बहुत अच्छा क्या था बताओ 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 बताओ। जैसे कि आपने कोई टिकट कराया, सिर्फ डैमेज वो रेट के लिए कैंसिल हो गया टिकट, उसका पैसा आपको रिफंड हो गया, तो पैसा आपको बट दैट इज स्पेशल डैमेज ना, राइट टिकट आप हम दिखाने के लिए नाम मात्र का डैमेज की बात हो रही है, ये तो एक्चुअल डैमेज हो रहा है। रेलवे की टिकट अगर कैंसिल होती है, पैसा आपको वापस मिलता है, फिर भी आप एक्चुअली डैमेज में हो। नाम मात्र का डैमेज, इमोशनल डैमेज, हाँ हाँ वैसे कि होता है गुडविल नहीं, वो आपका चला जाएगा किसमें, रेपुटेशन में। रेपुटेशनल डैमेज इज नॉट इमोशनल डैमेज। आप लोगों को कितना बेइज्जत किए हैं इमोशनली, रेपुटेशन के नीचे गई आपकी, ऑलरेडी बॉटम पे है, ठीक है। इमोशनल डैमेज नहीं, इमोशनल डैमेज तो ऐसा अलग हो जाएगा। विंडिक्टिव होता है रेपुटेशनल डैमेज, रेपुटेशन और इमोशनल में अंतर होते हैं। अब कह राहुल की इतनी तारीफ हो रही है सब है, हम नॉमिनल पे आते हैं, नॉमिनल का बताते हैं। हाँ बैंक भी है, इमोशंस तो हर जगह, कोई मतलब ठीक है, ऐसा एग्जांपल हम लेना नहीं चाह रहे हैं, तो मान लो संस्कार का मोबाइल छीन के नीचे गिरा दिया जाए, इमोशनली वो डैमेज होगा कि नहीं होगा? इमोशनल डैमेज तो हर तरह के डैमेज में होता है यार। हॉटस्पॉट से याद आया, हमने रिचार्ज कराया नहीं है सर, नेट नहीं चल रहा है सर, हर जगह वाईफाई नहीं मिलता है, कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां मांगना पड़ता है, ठीक है। संबंधित जैसे कि अभी हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, सही समझो, अभी डिस्कशन कर रहे हैं, 10 मिनट बर्बाद कर दिए, कोई डैमेज हुआ आप लोग को एक्चुअल में? नहीं हुआ सर। हाँ तो मत बोलो अगला 10 मिनट और बर्बाद करेंगे, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम समय तो बेकार चला गया। दिस इज अ नॉमिनल, नाम मात्र का डैमेज, जिससे आपका एक्चुअली कोई इंपैक्ट आप पे नहीं पड़ रहा है, बट देर इज अ डैमेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि भाई कुछ नाम मात्र का नुकसान हो गया। 10%। नॉमिनल डैमेज तो समझाया गया है। हाँ अमाउंट में भी और रुपी और इवन 10%। तो बैंक वाले काट लेते हैं। क्या बोला है तो बैंक वाले से पैसे काट लेते हैं, तो सर? रिकॉर्डिंग बंद होने दीजिए, हम बताते हैं आपको, रुक जाइए, रिकॉर्डिंग बंद होने दीजिए फिर बताते हैं। बैंक वाले नहीं। हाँ जी मैम, सारे हो गए हैं, बस एक सेकंड उसको नॉमिनल डैमेज की बुक मिली भी है डेफिनेशन, दिया है बस वो डेफिनेशन एक बार रीड करो। नॉमिनल डैमेज तुम दो, हमें दो। एक जर्नल में पूरा एक चैप्टर दिया होगा। नहीं, जर्नल, स्टूडेंट जर्नल अलग है, रिवीजन वाला अलग है, कैप्सूल इसको कहते हैं हम लोग। अरे कैप्सूल में सारी चीजें हैं 100 नंबर की। Nominal damages are awarded where the plaintiff has proved that there has been a breach of contract, but he has not, in fact, suffered any real damage. It was awarded just to establish right to decree for the breach of contract. The amount may be rupee or even 10 paisa. Simple सी बात है, nominal damage is a damage which is having no real value. It is only established, it is only claimed in order to establish a right. ठीक है। अब सिंपल सी बात समझो, अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, आपको कोई लॉस नहीं होता है, बट फ्यूचर में ये दिखाने के लिए कि एक बार इस इंसान ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप एक क्लेम करते हो। आपको एक्चुअली उससे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि कोई डैमेज हुआ ही नहीं है, आप बस एक राइट एस्टैब्लिश कर रहे हो कि फ्यूचर में उसके कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए आप इस बात को प्रूव कर पाओ। अगर डिग्री इशू नहीं होगी तो कैसे प्रूव होगा, वो तो पलट जाएगा। तो उसके लिए नॉमिनल डैमेज का पूरा रोल आता है यहां पे, ठीक है। लो, नाम मात्र का ये लिखा भी है। चलिए इसी के साथ एंड करते हैं।